अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। घर बड़ी मुश्किल से बनता है और इंसान बड़ी आसों से अपनी छत हासिल करता है और छत के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी जाती हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है उस वक्त जब आपसे आपकी छत किसी वजह से छीन ली जाती है। और ऐसा ही कुछ कराची के नस्ला टावर के साथ हुआ और उसको गिराने का जो प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के सख्त ऑर्डर्स हैं कि इसको फौरी तौर पर गिराया जाए ताकि जो ज़मीन है इसको बाजियाब कराया जा सके। और अब तो खैर कराची के कमिश्नर ने दफ़ा 144 लगा के उसके इर्द गिर्द जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे नस्ला टावर के रिहायशी, उनको भी वहाँ आने से और इकट्ठा होने से रोक दिया गया है। हम इस बात के बिल्कुल कायल हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको माना जाए, और साथ में इस बात पे भी पाकिस्तान का पूरा मीडिया और हम बतौर ज़िम्मेदार शहरी इस बात की तायीद करते हैं कि जहाँ कहीं भी कब्ज़ा हुआ है उस कब्ज़े को ख़त्म होना चाहिए, और पाकिस्तान में जो कब्ज़ा माफिया है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। वो रेलवे की ज़मीनों पर काबिज़ हो, वो हाईवे की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो या सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो, उसको हर सूरत ख़त्म होना चाहिए और कानून सब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब बात हम कानून की करते हैं तो कई एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं कि एक इस्लामाबाद के कैपिटल में CDA जब क्लेम करता है कि ये टावर गलत बनाया जा रहा है और ये नेशनल पार्क है मारगला का, तो यहाँ ये तामीरात नहीं होनी चाहिए, तो वही अदालत जिसने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया उसी अदालत में बैठे उस वक्त के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि लोग ख़रीद चुके हैं तो अब लोग कैसे छोड़ दें। तो ये रिमार्क्स भी आते हैं और तब फैसला कुछ और सुनाया जाता है। जबकि दूसरी जानिब इस मुल्क का सबसे मशहूर जो रियल स्टेट टाउन है उसकी लगभग को 17,000 एकड़ जो ज़मीन है जो कि लीज़ पर दी जाती है, जो कि इल्लीगल होती है और जिसमें हाईवे का रकबा भी शामिल होता है, उसको भी पैसे लेके लीगलाइज कर दिया जाता है इसी मुल्क की अदालतों में। तो हमारा सवाल ये उठता है कि कानून एक है तो उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ लोगों को डील करते हुए मुख्तलिफ क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ़ और जो हमारे जज्बात हैं उन नस्ला टावर्स के रिहायशियों के साथ भी हैं। तो इस पर ज़रा हम एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर तज़किरा होगा वीडियोज़ का और ऑडियोज़ का कि सिलसिला चल पड़ा है इस मुल्क में वीडियोज़ और ऑडियोज़ का। पाकिस्तान की फ़िल्म बहुत बुरी फ़िल्म मानी जाती है, बड़ी दुनिया की फ़िल्म्स जो हैं वो बहुत तरक्की कर गई, फ़िल्म इंटरनेट और डिजिटल पे चली गई, जबकि हम अपने सिनेमा को भी खड़ा ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की जो सियासत है उसका महवर फ़िल्म्स और ऑडियो पर, वीडियोज़ और ऑडियो पर जा चुका है। तो उस पर भी ज़रा एक प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। अन्य 133 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो एक वीडियो हमारे सामने है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तरह नस्ला टावर की जानिब बढ़ते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं एग्जैक्ट जहाँ पे नस्ला टावर को गिराने का प्रोसेस जो है वो इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। तला मखदूम है हमारे साथ। तला, बहुत शुक्रिया। ज़रा अपडेट कीजिएगा, कराची कमिश्नर ने एक दफ़ा 144 लगाई है तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है, और बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, पुरअमन एहतजाज भी किया गया, अपीलें भी की गई कि शायद ये गिराने का जो प्रोसेस है इसको रोक दिया जाए, तो क्या वो क्यों नहीं रुक सका? एक तो ये बात बता दीजिए, और दूसरा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पे? बिल्कुल अदनान, मैं आपको सबसे पहले बता चलूँ कि अगर हम उम्मीद की बात करें इधर के रिहायशियों की, तो उम्मीद उनको इस हद तक थी कि ये टावर उनका नहीं तोड़ा जाएगा, उनके आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे, उनको जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन जिस उम्मीद पे थे वो जिस रोज़ ये 5 रोज़ कबल जो ये नस्ला टावर तोड़ने का मसमार काम करने का शुरू किया गया, उस रोज़ भी आखिरी दिन लोगों ने अपना जो है वो बचा कुचा सामान इधर से निकाला है। हमारी जो उनसे बात हुई थी उनका कहना था कि हमें उम्मीद थी कि शायद हमें रिलैक्सेशन दी जाए और चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसको रेगुलराइज करने की तरफ जाएं या कोई सी और रास्ते की तरफ जाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। अब 5 रोज़ कबल जो है वो इसको जो नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर मसमार करने के चीफ जस्टिस साहब के अहकाम सामने आए। उसके बाद इसको मसमार करने का प्रोसेस शुरू किया गया। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जैसे जमा कराई है, उसके बाद उस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसपे उनको बताया गया कि ये 7 रोज़ में मुकम्मल तौर पे नस्ला टावर को मसमार करके रिपोर्ट पेश की जाए। उसके बाद ऑपरेशन में तेज़ी आती है। ऑपरेशन तेज़ करने के बाद मशीनरी पहली दफ़ा पाकिस्तान की कराची की तारीख में जो है वो रूफ टॉप से जो है वो मशीनरी पहुंचाई जाती है एक 200 फीट की क्रेन के ज़रिए, जहां पे 2 एक्सीवेटर पहुंचाए जाते हैं। ऊपर से फ्लोर जो है वो ऊपर से फ्लोर तोड़ने का काम शुरू किया गया है, जो आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, कितने फीसद काम जो है वो इसको गिराने का मसमार करने का हो चुका है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूँ कि जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया है, उनका कहना है कि 40% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं 7 दिन के, उसमें 7 दिन को इसमें ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। जो इधर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसने ये यकीन दहानी कराई है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को कि ये यौमिया 2 फ्लोर जो है वो मसमार किए जाएंगे। 15 मंजिला ये इमारत है, यौमिया 2 रोज़ में अगर ये गिराते हैं तो फिर भी जो है वो 7 दिन में जो है वो गिरा दी जाएगी। उसके बाद लेकिन अब ये यकीन दहानी कल कराई गई थी, लेकिन आज 2 फ्लोर तो दूर की बात, आधा फ्लोर भी जो है वो तोड़ा नहीं जा सका है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि एक उम्मीद थी यहाँ के रिहायशियों को जो कि अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। आज जो आपकी वहाँ के रिहायशियों से बात हुई है, उनका क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या मुतालमे अब उनके, क्योंकि अब तक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब वो जो उम्मीद थी कि शायद उनका घर बच जाएगा, वो अब उम्मीद दम तोड़ चुकी है। जी बिल्कुल, उनकी उम्मीद तो दम तोड़ चुकी है, लेकिन उनकी जो बात, उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हमें कम से कम जो है वो कंपनसेट करने में कराची की इंतजामिया जिस तेज़ी से ये तोड़ने में किरदार अदा कर रही है, इसी तरीके से किरदार अदा करे, हमें कंपनसेट कराया जाए। जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि इनको रिहायशी जो है उनको कंपनसेट किया जाए, उसके बाद इमारत तोड़ दी जाए। लेकिन यहाँ पहले इमारत तोड़ी गई, उसके बाद कंपनसेशन की अब तक कोई बात नहीं की जा रही है। जबकि डिप्टी कमिश्नर जो है उनका कहना है कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं कंपनसेशन के हवाले से। कंपनसेट करने के ऑर्डर्स बिल्डर के लिए हैं। बिल्डर अगर नहीं अदा करता है इनकी रकम रिहायशियों की, तो अगर इंतजामिया के पास शिकायत लेके ये रिहायशी आते हैं तो ये इंतजामिया, कराची इंतजामिया किरदार अपना अदा करेगी ज़रूर। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, कराची में बहुत ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि कब्जा किया हुआ है। वो सड़कों की ज़मीन है, हाईवेज़ की ज़मीन है, वो लोकल गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो रेलवेज़ की ज़मीन है। तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ों की वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा इस बिल्डिंग के गिरने के बाद? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो इम्पैक्ट आया है वो कराची में एक कल्चर है, पोर्शन कल्चर, जो कि रिहायशी प्लॉट्स पे कमर्शियल तामीरात का जो है वो सिलसिला बड़ी तेज़ी से कराची में जारी है। उसके पे जो है वो इम्पैक्ट आया है। लोगों ने अचानक नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स, मक्का टावर के खिलाफ अदालती अहकाम के बाद उन पोर्शंस पे जो कि गैर कानूनी थे, रिहायशी प्लॉट्स पे जो है कमर्शियल तामीरात की जा रही थी, उनकी खरीदो फरोख्त अचानक रुक गई है। शहरियों ने वो खरीदना रोक दिया है, क्योंकि जिन इदारों ने नस्ला टावर जैसे एक रिहायशी मंसूबे को NOC दी थी, मंजूरी दी थी, उसको तोड़ दिया जाता है। तो उनको जो है वो शहरियों का कहना है कि हमें उस पर क्या भरोसा जो कमर्शियल, जो रिहायशी प्लॉट पे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया गया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तला वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जरा ब्रेक लूँगा, बात करूँगा कि जो बिल्डिंग आज गिराई जा रही है, कल तक ये लीगल भी थी और 17 मुख्तलिफ महकमों से NOCs भी लिए गए थे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उसके बाद आला अदलिया ने उन तमाम NOCs को नल एंड वाइड करार देते हुए इस गैर कानूनी बिल्डिंग को गिरा दिया है। गो लोगों के घर गिर चुके हैं, घर उनसे छीन लिए गए, उनकी छतें छीन ली गई। लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी है कि कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत से घर, बहुत से प्लाजे, बहुत से मॉल्स और बहुत से फ्लैट ऐसे हैं जो कि इलीगल बने हुए हैं, गैर कानूनी हैं और कब्ज़ा की गई ज़मीनों पर बनाए गए। उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी एक तरफ। दूसरा, उनका क्या होगा, उन महकमों का, उन इदारों का जिन्होंने NOCs दिए और जो इन गैर कानूनी कामों को फैसिलिटेट करते हैं। उस पर भी अंदर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। अभी हमारे साथ मौजूद थे तलहा, जो कि टावर के बिल्कुल बाहर थे, नस्ला टावर के बिल्कुल बाहर थे, जहाँ मसवारी का काम जारी था। अब ज़रा बात करेंगे, अब ज़रा क्योंकि बहुत सारे लोग जो नस्ला टावर से जिनको बेघर किया गया, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको कंपनसेट किया जाए। और जो 2 लोग हैं बड़े एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, हमने कहा कि उनसे भी बात की जाए, ख़ासतौर पर कराची को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। मोहसिन शिखानी साहब हैं, चेयरमैन आबाद। मोहसिन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरिस्टर हसन साबिर साहब हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के, उनका भी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। मैं ज़रा मोहसिन शिखानी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, एक तो ये बात आवाम की समझ से बालातर होती जा रही है कि एक बात तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई बिल्डिंग एक ऐसी जगह पे बनी हुई थी जो कि सरकारी जगह पे थी, गैर कानूनी बिल्डिंग का तामीर की गई। कोई लगभग 264 गज़ का वो प्लाट था जो कि इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा हुआ था नस्ला टावर वालों ने। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि उनको तो गिरा दिया, मकीनों को निकाल दिया, जिन्होंने 17 NOCs दिए उनका क्या बना? सर, मेरे ख्याल से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने जमीन दी है उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने मास्टर प्लान में अप्रूवल दी उसको भी किसी ने नहीं पूछा।
और वो पूछते तो वो पोजीशन बताते कि हमने क्या अप्रूवल की, कहाँ गलती है, तभी पता चलता ना। सीजे साहब हमारे लिए है, उनके फैसले सब मोहतरम, फैसला हो जाने के बाद उस पर जरूर बात हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे हम उनके खिलाफ है, हम तो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि ये कहाँ पे है। ना इदारों को पूछा गया, ना लैंड ओनिंग एजेंसी को पूछा गया, और ना ही लोगों को कंपनसेशन मिला। तो ये सब चीजें एक सवाल उठा रही है। और दूसरा हमारा सिर्फ ये था कि बाकी जगहों पे रेगुलाइजेशन हुआ, बहरिया में रेगुलाइजेशन किया हजारों एकड़ पे, और बनीगाला में हुआ रेगुलाइजेशन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को आपने रेगुलाइज किया, वही थर्ड पार्टी वो इंटरेस्ट है। केस तो एक यहाँ तो डिफरेंट 5 साल है। से लोग रह रहे लीज थे, को रेगुलराइज 5 किया जा साल रहा है। से। मोहसिन भाई, लीज को रेगुलराइज किया जा रहा है। यहाँ तो जमीन शारा फैसल की थी जिसपे ये बिल्डिंग बनी हुई थी ना सर? नहीं, यहाँ शारा फैसल की जमीन नहीं थी, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जमीन थी, जिसको लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि 780 गज जमीन लीज है। वो तो ठीक है, जो बाकी जमीन लीज नहीं है, जिसमें सिर्फ अलॉटमेंट है, पेमेंट चालान करी हुई है, वो हम नहीं मानते। वो लीज नहीं है, इसलिए वो इंक्रोचमेंट है। वो लीज हो जाए तो वो इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए। लेकिन कम से कम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को पूछे, ऐसी बहुत सारी 39 प्रोजेक्ट इसी तरह दूसरे भी बने हुए हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, तो सारे ही इफेक्टिव हो गए ना उस ऑर्डर के बाद। तो हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि रोड पे अगर है तो बिल्कुल तोड़ दीजिए, नाले पे बनी थी तो तोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। तो रोड मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, उसने कैसे रोड पे बनाने की परमिशन दी, तो बुलाएंगे तो पता चले ना सर। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा सर। सर, कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर ही था जो गैर कानूनी बना हुआ था? अगर ये था तो बड़ी अच्छी बात है, गिरा दिया, कम से कम कोई एक अच्छा काम किया सर, अगर ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ नस्ला टावर है जो इस कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई आखिरी बिल्डिंग होगी इस शहर के अंदर कि वो गैर कानूनी तामीर की जा रही होगी। यहाँ इस शहर की डायनामिक्स बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं गुज़िश्ता 10 से 12 सालों में, और अगर आप उसमें देखें तो बहुत बड़ा हाथ है जब SBCA ने ऐसी जगहों पर जो कि मफाद आमा, ये जो सड़क होती है, ग्रीन बेल्ट होती है, पार्क्स होते हैं, एमिनिटी प्लॉट्स होते हैं, मफाद आमा की कैटेगरी में आते हैं, कि जब इनको एक पब्लिक एट लार्ज यूज़ करती है या उनके 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 बेनिफिट के लिए वो क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो जी, किसी सोसाइटी को जब इजाज़त दी जाती है कि वो अंडर सोसाइटी एक्ट लोगों को जो है वो प्लॉट्स भेज सकती है, तो वहाँ क्रिएट होते हैं ये प्लॉट्स, चाहे वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी भी हाउसिंग अथॉरिटी जिसको भी पेश किया जाता है, और वो जब इसको सेल करती है मार्केट में, तो ये चीज़ें एमिनिटी प्लॉट्स, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर उन पर कब्जा शुरू कर दिया जाए और उनको गवर्नमेंट जो है वो अपने मास्टर प्लान में चेंज करना शुरू कर दे, उनकी हैयत तब्दील होनी शुरू हो जाए, तो फिर कोर्ट्स ऑर्डर करती है। या हम ऑर्डर पे मैं बात इसलिए नेगेटिव बात कोई भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था वो कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो मजीद जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो मुस्तफ़ा कमाल भाई रहा तमाम मीडियाज़ के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि कंपनसेशन इज एसेंशियल था, कंपनसेशन कि उन अलॉटीज़ को, उन रहने वालों को जो नस्ला टावर्स में रिहाइश पजीर थे या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से वो जगह खरीदी थी और जो वहाँ पर रह रहे थे, जिनको बेदखल कर दिया गया, उनको कॉम्पनसेट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उन इदारों से? सर एक चीज ऐड कर लेना, ये तो कोर्ट ने कह दिया, चीफ ने भी कह दिया, चीफ जस्टिस ने, कि कंपनसेट किया जाएगा, तो उसमें तो कोई मबहम नहीं है, उनको तो कंपनसेशन मिलेगी, कोर्ट ने कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किया जाएगा पे एतराज़ है, हमें किया जाएगा पे एतराज़ है, कर देना चाहिए था, पहले कर देना चाहिए था, ताकि उनकी दादरसी हो जाती, वो अपने घर शिफ्ट करते हुए किसी रिश्तेदार के घर के ऊपर ना चले जाते, कोई और जगह मुतबादल किराए पर लेकर ना चले जाते। उनको ज़रूरी था कि पहले कॉम्पनसेशन दी जाती और उनको उस कॉम्पनसेशन से वो अपना एक आशियाना दोबारा बना लेते, उसी वेसिनिटी में कोई ठीक रेगुलराइज घर जिसकी लीज भी मुकम्मल हो, जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, जिसका केसेस भी ना चल रहे हो, उस जगह पर वो लोग अपना घर खरीदते हो और नस्ला टावर खाली करके वहाँ चले जाते। ये हमारी लाइन है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि देखिए, जब लियारी एक्सप्रेसवे को मुस्तफ़ा कमाल भाई ने डिज़ाइन किया और उस जगह को इवैक्यूएट कराने का मरहला आया, तो 27,000 घर खाली करा के डिमोलिश किए थे, 27,000
फैमिलीज को वहाँ से हटाया था, लेकिन उससे पहले उनको जगह दी गई थी, इसी शहर में दी गई थी, मुख्तलिफ जगहों पर उनको जो सेटल कराया गया और उनको घर बनाने के लिए चेक भी दिए गए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो न्यू एमेजिना रोड, जिसको आमतौर पर प्रिटी स्ट्रीट भी कहा जाता है और उसको मज़ार कायद से लेके वो एम्प्रेस मार्केट तक का रोड है, 1250 से ज्यादा घर वहाँ लीज घर थे जो सन 1947 से आबादियाँ कायम थी। उन तमाम लोगों को पहले वहाँ उस जगह से शिफ्ट किया गया महमूदाबाद के इलाके में, उनको घर दिए गए, उनको प्लॉट दिए गए। वो वहाँ पर जब शिफ्ट हो गए तब वो जगह इवैक्यूएट कराई गई, खाली कराई गई और उसका लैंड एक्वायर किया गया। लैंड एक्विजिशन का जो लॉ है जिसके तहत मोटरवेज जो है, मोटरवेज इस वक्त जहाँ जिसकी ज़मीन मोटरवे पे नहीं भी लगती थी उसने वहाँ पर अपनी साजवाज करके अपनी ज़मीन को मोटरवे में शामिल करवाया। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे, और वो जो कौड़ियों के दाम की ज़मीन सर, ये बड़ी अच्छी बात है, सोने के दाम बेच दी। हसन साहब देखें, जो मैंने प्रोसीडिंग सुनी जी, आप ये बात आप मीडिया पे पीएसपी कर रही है, आप लोग ये कहते रहे कि मत गिराइए, आप लोगों ने ये बात नहीं की वहां के वकीलों ने कि भाई हमें पहले कंपनसेशन दीजिए फिर गिराइए। ये बात चीफ जस्टिस के सामने कम से कम नहीं हुई सर। नहीं, हमने ये बात नहीं की कि इसको मत गिराइए किसी भी तौर पर, हमने कहा आप गिराइए। बल्कि यहां तक मुस्ता भाई ने बात की है कि भाई आप उस एसबीसीए की बिल्डिंग को भी गिराने का ऑर्डर जारी कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। रोजाना बड़ी तादाद में इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर जारी करते हैं, जहां साजबाज की जाती है, जहां रिश्वत का बाजार गर्म रहता है, जहां पर लोग जानते हैं कि बगैर रिश्वत दिए कोई अप्रूवल नहीं होता। सर, दो चीजें, एक जो हसन साहब कंपनसेशन की बात कर रहे हैं वो मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पाएगी और वो लेने के लिए इन लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, एक चीज तो ये क्लियर कर दीजिए। दूसरा सर, बिल्डर्स का तस्करा नहीं हो पा रहा ना, जिन्होंने एनओसीज दिया उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की बात हो रही है, तो ये सारे जो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी हो गई है, हमारा सबका फोकस था कि इनको अभी बेघर मत किया जाए, उसके पीछे जो बड़े अहम इश्यूज हैं उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, जरा उसको हाईलाइट कर दीजिएगा सर। देखिए, हमारा कोई भी कोर्ट का ऑर्डर होता है वो चाहते हुए ना चाहते हुए इम्प्लीमेंट करना है किसी भी गवर्नमेंट को। कोई भी, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है, आपका हो सकता है। कोर्ट का ऑर्डर है, हमारी आला अदालत का ऑर्डर है, और उस ऑर्डर में लिखा था कि 780 गज जमीन सही है और कुछ 241 गज जमीन, 264 गज 264 गज जमीन आपकी सही नहीं है, यही लिखा है ना। जी जी। जो एक्चुअली सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने दी, अलॉट कर लेटर दे दिया, और शारा फैसल की वो कह रहे हैं कि सर्विस लैंड का कुछ पार्ट था, कुछ मेरा इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम से कम जिसने जमीन दी उसको तो बुलाना चाहिए ना। हमारा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस इदारों ने अप्रूवल दी उनको भी बुलाना चाहिए, वो जिम्मेदार है ना। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी तो एग्जिस्ट कर रही है, पाकिस्तान की सबसे पहली सोसाइटी है जो बनी थी वहां, 1957 के लैंड के डॉक्यूमेंटेशन है। बिल्डर तो 2012 में आया, ये 1957 से ये डॉक्यूमेंटेशन चले आ रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि उनको बुला के पूछें सर कि आपने ये गलत जमीन दी है तो कौन जिम्मेदार है। इदारों ने मास्टर प्लान ने पास किया तो उनको पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने अगर गलत चीज है तो कैसे आपने इसको मास्टर प्लान डिजाइन किया, इसका कमर्शियल कैसे डिजाइन हुआ। मतलब ये सब इश्तिहारात आते हैं, करोड़ों रुपए फीसें जाती हैं इसमें ऑफिशियल जी, और फीसें भरने के बाद कन्वर्ट होता है, फिर एसबीसीए के नक्शा पास, फिर सिविल एविएशन, फिर एनओसी वाटर, फिर एनओसी पानी, बिजली, गैस, फिर आर्किटेक्चर, फिर स्ट्रक्चर डिजाइन, फिर एनओसी फॉर सेल आता है। तो ये एक बहुत 17 एनओसी का प्रोसेस है। उसके बाद तो कम से कम वो इदारे जिम्मेदार तो हो ना इस परमिट का। हम तो आज क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें भाई एक ऐसा परमिट दो जिसके बाद कोई इदारा या कोई आदमी भी बिल्डिंग ना तोड़े, और हमें ये बताया जाए कि आम आदमियों की इन्वेस्टमेंट हम कैसे सेव करें। आप हमें बताएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विंडो है हम वहां चले जाएं। आप हमें बताएं हाई कोर्ट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी, कोई एक आदमी तो नॉमिनेट हो जाए कि हाँ आइंदा के लिए भी अगर आप यहाँ से लोगे इसके बाद कोई इदारा इंटरफेयर नहीं करेगा, तो आपका मसाइल हल होंगे ना। हम तो चलो ये तो मसाइल अपनी जगह है, लेकिन आइंदा के लिए भी तो बताएंगे। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका डायरेक्शन तो हमें सबको बताना पड़ेगा कि भाई जाना किस तरफ है। या तो
आप कहेंगे बिल्डिंग सर, तोड़ इसका के बिल्डर इम्पैक्ट के क्या घर, होगा? ये वो लोग हैं जो मोहसिन अप्रूवल साहब, करवा रहे हैं। इस और जहां नस्ला illegal टावर का जो 700 फैसला है, प्रोजेक्ट जहां बन रहे हैं, जहां अप्रूवल नहीं हो रही, वहां पे उसको कोई एतराज नहीं। वो बिल्डिंगें बन रही है 120 गज पे 6 फ्लोर, नाज़िमाबाद अच्छा, में, सर, लालू खेत में, पादराबाद में, कोई एक एरिया आप देखेंगे नहीं है जहां रुका हुआ हो। अच्छा मोहसिन साहब, ये बता दिए नस्ला टावर का फैसला और इसको गिराए जाने का जो प्रोसेस, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कराची में? इम्पैक्ट ये है कि आइंदा कोई आदमी भी कोई भी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक नहीं कराएगा, ना ही कोई ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लोग ये एतमाद नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्री हमने इसीलिए बंद कर दी कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम किसी से जमीन थोड़ी मांग रहे, हम ना जमीन मांग रहे, ना गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे, ना आप सब लोगों को कह रहे हैं कुछ हमें दो, हम तो कानून मांग रहे। हमको बता दें कि ये कानून है, यहाँ से पास हो जाएगी, इसके बाद कोई इदारे जिम्मेदार होंगे। हमें वो रास्ता बता दे ताकि अगर ये कारोबार हमने करना है तो हम किस डायरेक्शन पे जाएं। बिल्कुल ठीक है। हसन साबिर साहब, सिंध में सिंध गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और सिंध गवर्नमेंट क्या इकदाम करेगी? हसन साहब जी देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो वैसे ही सिर्फ रिश्वत बाजारी का प्रोग्राम बना सकती है। उनका तो ये तमाम इदारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। ये जितनी भी एनओसीज इशू होती है या जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं या जितनी भी लैंड है, देखें लैंड जो होती है वो लैंड डिपार्टमेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक इदारा है उसके अंडर में आती है। और ये सिंध लैंड रेवेन्यू बोर्ड है जो ये सारी चीज़ें अलॉट करता है। वो चाहे उसने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी हो या उसने डीएचए को दी हो या किसी भी सोसाइटी के तहत या किसी भी इवन केडीए और केएमसी को भी जो लैंड देते हैं वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है। उसके बाद नीचे तमाम इदारे आ जाते हैं। वो जब तक एनओसीज इशू करते हैं ये सारा एक चेंज जाकर किससे मिलेगा? वो जाकर मिलेगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा सूबे का, उससे मिलेगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर साहब भी पेश हुए और उनके मुताल्लिका सेक्रेटरीज भी पेश हुए और उनकी भी सरजनिश भी की गई और उनसे कहा भी गया कि ये सारे जो है सिंध हुकूमत जो है वो कोई काम नहीं कर रही, प्रॉपर कोई काम नहीं कर रही। अभी ये मोहसिन साहब ने कहा है कि भाई हमें फार्मूला पता चल जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मेरी एक फार्मूला देना चाहूँगा, अमल करना चाहिए इनको, कि अगर एक नस्ला टावर को इनको अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है तो ये दरख्वास्त दें, बीइंग आबाद चेयरमैन दरख्वास्त दे दें। ज़रा सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहते हैं तो मुताल्लिका थाने को दे दीजिए और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे दीजिए कि इनसे रिश्वतें वसूल की जाती हैं, इनकी अप्रूवल नहीं की जाती है। अगर इनके बिल्कुल इनके जायज़ नक्शे हैं, जायज़ एनओसीज इनको नहीं दी जाती हैं बगैर पैसे के, ये आज दरख्वास्तें दे दें। एमडी के खिलाफ, जीएम, डीजी सबके खिलाफ दरख्वास्तें देना शुरू करें। कैसे सिस्टम ठीक नहीं होगा? जब तक ये खुद खड़े नहीं होंगे कोई ऊपर से आके सिस्टम चेंज नहीं करेगा। इनको चाहिए बिल्कुल सही है। काम नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। मोहसिन साहब इसी बात के ऊपर एक छोटी सी बात और सुन लें। नस्ला वाले मैटर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दें उन तमाम इदारों के खिलाफ जिन्होंने इनको एनओसीज जारी की थी, जिनकी जाली एनओसीज या गलत एनओसीज के ऊपर नस्ला टावर खड़ा हुआ और उस नस्ला टावर की डिमोलिशन हुई। आज चले जाएं ये बीइंग आबाद चेयरमैन चले जाएं, पूरी आबाद की पूरी एसोसिएशन जो नस्ला टावर पे मौजूद है, जो इफेक्टिव अलॉटीज के साथ है, जो इस शहर वालों के साथ है, जो एक अच्छा सीधा बेहतरीन इस शहर के अंदर काम करना चाहती है और लीगल काम करना चाहती है, उनका ये फर्ज बनता है। आज तक मेरी नॉलेज में नहीं आया कि आबाद ने कोई एफआईआर किसी करप्ट माफिया के खिलाफ दर्ज कराई हो। इन 17 एनओसीज को हासिल करने के लिए अगर इनके साथ ज्यादती होती है तो कानून का दरवाजा इनके लिए खुला है। ये मोहसिन साहब के खिलाफ दाखिल करें। 17 एनओसीज के बाद गिरा दी गई और कोर्ट के डिसीजन को हम इसलिए करें कि कोर्ट तो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि भाई आपका 780 गज का प्लॉट था वो 1044 गज का कैसे हो गया। मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, इसको तो हम तो ये कह ही नहीं सकते कि कोर्ट के डिसीजन में कहीं जानिबदारी आ रही है। तो जो बात एहसान साहब कर रहे हैं इट्स ऑल्सो वैलिड कि अगर एनओसीज भी लिए और वो पैसे दे के ले जाते हैं या मैनेज करके ले जाते हैं, रिश्वत दे के ले जाते हैं, तो उसके खिलाफ तो आबाद को जाना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, सिस्टम बेहतर करना चाहिए हम सबको मिलकर। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अदालत हमारी, हम तो और कुछ भी तो नहीं कह रहे, तो ये तो उनको जब प्रोजेक्ट गिराने का बोल सकते तो सिंधी मुस्लिम को बुला के ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुमने जमीन कहाँ से दी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुमने ये जमीन का टाइटल इनको कैसे दिया है।
मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बोलूं, आप बोले, मैं थाने में जाऊं, जब इतने बड़े फोरम पे बात चल रही है तो उनको तो सबको लटका देना चाहिए। नहीं वो तो हम बेंच ने कौन वो सा तो कह बेंच रहे ने हैं, रिमार्क्स हमारा में बोला कहना था क्या, सर, मैं तो फैसले में कह भी रहा लिखा हूँ, है। अब बिल्डर अगर गलत है तो उसको भी, और इदारे गलत है तो उसको भी, और जमीन देने वाला गलत है तो उसको भी। खाली सजा किसको मिल रही है? जो वहां पे रह रहे हैं। मैं यही तो, हमारा क्या कहना है, और हम ऑलरेडी एक पिटीशन जमा करा रहे हैं कि हमें बताया जाए कि वो कौन सी विंडो है जहां से एक दफा अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई इदारा और नहीं चैलेंज करेगा। कोई एंटी करप्शन हो, कोई एफआई हो, नैब हो, बार बार क्यों वो पैसे लोगों के लगने के बाद रिस्क पे क्यों हो? सर कोई इदारा वैसे बता दें जिसके मोहसिन पास साहब, से हम एक दफा अप्रूवल करवा लें। ये हम बना के दे रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें सुप्रीम कोर्ट बता दे कि हम किससे लें। बिल्कुल सही है, तो सुप्रीम कोर्ट से आप कंसल्ट करें ताकि सबके मसले। एक सवाल जो हसान साहब ने उठाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनओसीज आप लेते हैं या लोग लेते हैं जाके एनओसीज, ये ऑन मेरिट मिल जाते हैं कि इसके लिए वाकई पैसे देने पड़ते हैं? ऑन मेरिट इस शहर में कुछ भी नहीं मिलता, एनओसी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान में ऑन मेरिट आपको मिलता क्या है यार? ये क्या बातें आप लोग कर रहे हैं? या आप लोग को किसी को कुछ पता नहीं है क्या कि किस डिपार्टमेंट से, कहां से, दुनिया से ऑन मेरिट कोई चीज मिली है? ये तो हम आंखें बंद करने वाली बातें हैं आप सब की, पूरे पाकिस्तान की यार। मुझे तो फैसले, वकील करता हूं तो करोड़ों रुपए फीस देनी पड़ती है वकीलों को, उसके बाद भी 18-18 साल फैसले नहीं हो रहे हैं। एक महकमे में, रेवेन्यू में चला जाऊं तो भी यही हाल है, पुलिस में चला जाऊं हर तरफ तो ये भी बिल्कुल यही सही हाल है। कह रशीद रिजवी साहब, तो मुझे इदारा तो मोहसिन बताएं, साहब, आप तो खुद बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, रशीद रिजवी साहब ने मुझे जान के, रशीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू हो चुका है और अब काफ़ी हद तक वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ चुका है। कैसे कंपनसेशन मिलेगी वहाँ के रिहायशियों को, एक बात, और दूसरी बात ये कि मोहसिन साहब की एक जो गुजारिश है वो बड़ी जायज़ है और आला इदारों से है कि एनओसीज लेने के बाद बिल्डिंग गिरा दी गई तो सारा कारोबार ही मशकूक कर दिया है, उसका भी कोई हल बताया जाए, बिल्डर्स को भी बताया जाए, बिजनेसमैन को भी बताया जाए और खरीदने वाले को भी बताया जाए। सर कैसे मुमकिन होगा ये? रशीद रिजवी साहब। जी जी सर आपसे पूछा मैंने। देखें, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को इन डिटेल में देखनी थी जी। वो एक बात पर कि ये रोड है और उस पर बिल्डिंग गलती से बन गई है तो उसका क्या ऑल्टरनेट, कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं थी। और देखे ना, ये तो एक फैक्ट है कि मास्टर प्लान में तो वो एक कट था ना साइड रोड का, जब शायर कायदीन को उसको ब्रॉड करने के प्रपोजल था, तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने के बजाय कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था रेगुलराइजेशन, उसके मेंटेनेंस पर, कि उसको किस तरीके से सेव किया जाए। और डिस्ट्रक्शन तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी कदम होता है कि जी नहीं ये रेगुलराइज नहीं हो सकती, इसे तोड़ दिया जाए। तो वो कोर्ट अगर पहले आखिरी फैसला कर ले और बाद में फिर दूसरे उस पे जाए कंपनसेशन पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोर्ट को पहले ये करना चाहिए था कि देखते हर एवेन्यू, हर राह तलाश करते इसको रेगुलराइज करने की, उनको अकोमोडेट करने की। वो नहीं हो पा रहा होता तो फिर अगर कहते कि जी इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको डिमोलिश करो, तो बात समझ में आती। उन्होंने बिल्कुल ही लास्ट जो स्टेप था वो अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है। लेकिन रशीद रिजवी साहब, एक चीज़ है, मतलब ऐसा सवाल हम बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि भाई अगर लोग रह रहे थे, पैसे लगा चुके थे, घर बना चुके थे, तो उनको कंपनसेट वहीं कर देना चाहिए था, पेनल्टी डाल देनी चाहिए थी। लेकिन फिर वो सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ये प्रेसिडेंट सेट कर देता तो जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी लीगल उन्हें कोर्ट पहुंच जाती। सर देखिए, प्रेसिडेंट तो है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट नहीं है। बनी गाला क्या चीज है, सारा इर्रेगुलर ही हुआ ना। लाखों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन पे लोगों ने घर बना लिया था पहाड़ी इलाकों पे, और
बाद में उसको सब रेगुलराइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नंबर 1 पे जो हाई 3 फ्लैट्स थे, टावर्स थे, जी वो भी इलीगली थे। वो होटल के लिए गए थे, उन्होंने रेसिडेंशियल फ्लैट्स बना दिए थे, उसको भी तो रेगुलराइज किया गया है। बहरिया टाउन आपके सामने है। तो मिसालें तो आपको बहुत मिलेंगी। पिक एंड चूज जो हुआ है वो और बेचैनी की वजह बन रहा है कि जी ये इन लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े जमीनें हैं, उनको तो रेगुलराइज किया जाता है। गुज्जर नाले पे 80 गज का मकान नहीं रेगुलराइज किया जाता। तो अप्रोच की जरा इसमें बात है कि जरा अप्रोच जरा बहुत ही सख्त राह पे चली गई है बनिस्बत इसके जो ह्यूमैनिटेरियन इसका ग्राउंड इम्पैक्ट होता। सर 1 मिनट में अगर इसका इम्पैक्ट बता दें कि इस फैसले का और मसला टावर को गिराए जाने का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? लोगों में एक कॉन्फिडेंस जो था जुडिशरी के मुतालिक वो बहुत हद तक शटर हुआ है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद अली साहब वक्त देने के लिए। वक्त एक ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे हम नस्ल टावर के हवाले से भी सवाल पूछेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ होंगे और NA 133 में जो वीडियो आई है सामने जिसमें 2000 रुपये दे के आपका वोट कुरान पर हलफ लेके ख़रीदा जा रहा है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगा नस्ला टावर के हवाले से आज मैंने स्पेशल प्रोग्राम भी किया है, तो ज़रा ये बताइए कि आपकी राय क्या है नस्ला टावर पे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस पर क्या हेल्प आउट करेंगे उन मुतासरीन की? सर लेकिन मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है किन हालात में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इसको गिरा देना चाहिए, तो उसको फैसला पूरा देखना पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से इनका क्लेम है कि NOC हो गया हुआ था और उसके बाद बिल्डिंग तामीर हुई, तो जब एक दफा NOC मिल जाए, बिल्डिंग को तामीर हो जाए, तो फिर जाहिर है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको इस तरह के एक्सट्रीम मैयज। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की कोई वजह होगी कि वो इस नतीजे पर पहुंचे। सर अब जिस मकसद के लिए मैंने आज आपको रिक्वेस्ट की थी वो एक वीडियो है नून लीग के इलेक्शन के हवाले से NA 133 में, जिसमें कुरान पर हलफ लेकर वोट लेने की बात की जा रही है और 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप क्या समझते हैं कि हमारे इदारे को बड़ी कार्रवाई करेंगे या करनी चाहिए? क्योंकि उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके कि वीडियो जाली है या किसी ने जानबूझ के बनाई हो। जी, अब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा मकसद भी है, और इसीलिए हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है PTI का कि हम ऐसे रिफॉर्म्स ला सकें कि जिसमें हम ये इलेक्शन जो है उसको हम पाक साफ भी कर सकें, धांधली से ज़्यादा हो और इस तरह के इक़दाम जो है वो ना हो सके। इसके लिए हमने कई इक़दाम जो है वो लिए हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमारी रिफॉर्म्स हैं वो ये गारंटी करती हैं कि वो शफाफ इलेक्शन की तरफ एक बड़ा कदम है। और आज ये जो वीडियो है उससे भी ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम में इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों को मिल के उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सर आप हुकूमत में भी हैं और एक इलेक्शन जो कि होने जा रहा है NA 133 का, वोट और इलेक्शन कौम की अमानत होते हैं और उसमें इतनी बड़ी चीज़ सामने आ जाने के बाद आपको लगता नहीं कि इस इलेक्शन को रोक के पहले इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो इलेक्शन हाईजैक किया जा रहा है और लोगों को पैसे दे के वोट लिए जा रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुल्क के सिस्टम के ऊपर इस वीडियो के बाद? इससे पहले आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन की वीडियो आई थी और हमारे तमाम तर मुतालबों के बावजूद उसके ऊपर खातर ख्वाह कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त खातर ख्वाह कार्रवाई होती तो बाकी लोग भी उसके ऊपर अमल करते और चीज़ें बेहतर होती। लेकिन बहरहाल अब ये दोबारा वीडियो आई है, इलेक्शन कमीशन इसका एक जुरिडिक्शन ले चुका है, उसके ऊपर समाअत लेने लगा है। तो मुझे अब भी इलेक्शन कमीशन से हम यही कहेंगे इसको लाइटली ना लें और इसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ ताकि बाकी लोग जो है वो इससे सबक सीखें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये तो एक वीडियो सामने आ गई ना, ओवरऑल आप क्योंकि
आप बड़े मुतहर्रिक रहे जब आप वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे, हमारे जब आपसे इंटरेक्शन होता था तो आप टेक्नोलॉजी लाने की बात करते थे, तब ईवीएम का जिक्र बड़ा कम हुआ करता था, लेकिन आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया और आप हमें हवाले दिया करते थे कि वोट मैनेज कैसे होते हैं और वोट ख़रीदे कैसे जाते हैं। तो ये पूरे मुल्क में इसी तरह का सिस्टम है जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है, या सिर्फ जहाँ ख़तरा होता है या जहाँ पॉलिटिकल पार्टी को नजरता है कि शायद वोट हमसे निकल रहे हैं या हमारे ग्रिप से जा रहे हैं तो वहाँ ये हथकंडे इस्तेमाल होते हैं? हर जगह ये जो हो रहा है कि ये चूंकि कल्चर यहाँ पे ये हो गया है कि करप्शन को इशू ही नहीं रहेगी और हम लोग टॉलरेट करते हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को, जिसकी वजह से ये एक सिलसिला जो है वो आ जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जो अब वीडियो आई है, आप ये मौका देके इलेक्शन कमीशन, अगर ये हम सेनेट के इलेक्शन में कर रहे होते तो फिर बहुत बेहतर था, लेकिन आप किसी नहीं किया। अब दोबारा ये वीडियो आई है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर शदीद इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। वाजिब आखिरी सवाल पूछूंगा, आपका जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे, और क्योंकि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो आपकी प्रायोरिटीज़ में फिल्म और ड्रामा, मेरे मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, न्यूज़ पे बहुत फोकस रहता है वजारत इंफॉर्मेशन का, फिल्म और टीवी पे कम रहता है। तो आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि फिल्म और जो है वो PMLN को शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो वीडियो और ऑडियोज़ का एक आपस में दौड़ शुरू हो चुकी है, इससे कहीं हमारी ज़ाती शख्सियत और जो हमारा सियासी तखश्शुस है वो डैमेज हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए या ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इस पर कोई कदगन नहीं लगेगी, कोई इसमें रुकावट नहीं होगी, ये जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है ये बंद नहीं होगी, इसी तरह जारी रहेगी? 100% बंद होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो फेक न्यूज के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, फेक वीडियोस के ऊपर एक तो पूरा इस वक्त दुनिया में कंसर्न आ रहा है जी। शायद पाकिस्तान में अब इन वाकयात की वजह से ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर बिल्कुल कदगन होनी चाहिए और राइट ऑफ प्राइवेसी उसको मेंटेन होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो फेक वीडियोस हैं इसको बिल्कुल क्या पंचर कर देंगे हमारे सारे निज़ाम का, इसके ऊपर फौरी कार्रवाई की अशद जरूरत है। बिल्कुल सर, एक अगर कमेंट करना चाहें, आपके मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो वीडियो पे तो कमेंट्स रिमार्क्स कुछ और हैं, साकिब निसार की वीडियो ऑडियो पे सर आपके रिमार्क्स कुछ और हैं, तो दोनों के लिए आप रिमार्क्स एक जैसे क्यों नहीं रखते, इसमें क्या वजह है सर? तो देखिए ना, जो साकिब निसार साहब की वीडियो है उसमें जुरिडिक्शन ली हुई है, 2 हाई कोर्ट के जजेस अपील सुन रहे हैं मरियम नवाज। अब जब हाई कोर्ट एक केस की जुरिडिक्शन ले चुका है तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो आज खुद उसके ऊपर को मामला आगे करे। अगर मरियम नवाज समझती हैं कि वो फेक है या उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है तो वो अपनी अपील में वो उन जजेस के सामने ले जाएंगे, वो जजेस फैसला कर देंगे जो उसके मुताबिक आगे चलेगा। तरीक़ाकार होता है ना हर चीज़ का। मरियम नवाज के केस में एक एतराफ़ है कि उन्होंने अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट जो है वो की, तो जाहिर है कि वो फिर अब हमारा काम है जो उसके ऊपर तहकीक करें कि इस एतराफ़ के बाद इसको कैसे एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाना। नहीं, उसको कैसे पहुँचाएंगे? आपके पास मनसब है वजारत इत्तलात का, और आई एम विद यू, अगर वाकई मरियम नवाज साहिबा किसी स्पेसिफिक टीवी चैनल्स और मीडिया ग्रुप को ऐड देने की बात कर रही है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे आप और क्या करेंगे? नहीं, वो इंक्वायरी कमेटी बन गई हुई है, वो बुध तक अपनी पहली रिपोर्ट दी, फिर इंशाल्लाह उस पर करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त देने के लिए, वफाकलात, और उम्मीद जाहिर की जाएगी और उम्मीद करते भी हैं कि इस मुल्क में जो रिवाज और सिलसिला चल पड़ा है वीडियोज़ का वो ख़त्म होना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत भी ख़त्म होगी और आपके और मेरे वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।